हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सविता गुप्ता, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम द ट्रीज, जिसे एंड्रिया रिच ने लिखा है, उसकी पोएटिक डिवाइस को कवर करने जा रहे हैं लाइन बाय लाइन, स्टेंजा बाय स्टेंजा। The poetic device or the literary devices used in the poem The Tree are given here. तो इस पोएम में द ट्री में यूज़ किए गए जो लिटरेरी डिवाइस है वो बताए गए हैं। पोएटिक डिवाइसेस इन्हेंस द इफेक्टिवनेस एंड द अपील ऑफ द पोएम इन द माइंड ऑफ द रीडर। तो देखिए कि ये जो पोएम है द ट्री, ये पूरी की पूरी शुरू से अंत तक सिंबॉलिक है। इसमें बहुत अच्छा इमेजरी का यूज़ किया गया है। जैसे जैसे आप पोएम को पढ़ते जाते हैं, लाइन बाय लाइन सारे दृश्य आपके आँखों के सामने सजीव हो जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम पोएटिक डिवाइस का यूज़ पोएम में क्यों करते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि लड़कियों में, महिलाओं में उनकी एक नेचुरल ब्यूटी होती है, लेकिन जब वे मेकअप करके अच्छे कपड़े व्यवस्थित रूप से पहन लेती हैं तो उनका वही नेचुरल ब्यूटी, उनका वही सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। तो ये पोएटिक डिवाइस जो है ये पोएम का मेकअप है ना। कविता की अपना एक सौंदर्य होता है और पोएटिक डिवाइस लगाकर, यानी कि उसे मेकअप दे करके पोएम के इस सौंदर्य के असर को पढ़ने वाले के दिमाग पर कई गुना बढ़ा करके कई गुना अच्छा असर डालता है। द पोएम द ट्रीज इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी एंड मेटाफर इन कन्वेइंग द थॉट्स ऑफ द पोएटेस एंड्रिया रिच। तो द ट्रीज, जिसे एंड्रिया रिच ने लिखा है, उसे इमेजरी और मेटाफर के माध्यम से इस कविता ने कवयित्री के विचारों का बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राइम स्कीम। पूरे पोएम की राइम स्कीम क्या है। देयर इज़ नो राइम स्कीम इन द पोएम, इट इज़ रिटन इन फ्री वर्स, है ना। तो इस पोएम की कोई राइम स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्स में लिखी गई है। द पोएम है 4 स्टेंजास मेकिंग टोटल ऑफ 32 लाइन्स। पोएम 4 स्टेंजा में है और चारों स्टेंजा में कुल मिलाकर 32 लाइन्स हैं। पूरे पोएम का अगर हम मेटाफर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेटाफर क्या होता है। इट इज़ यूज टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। ठीक है, तो मेटाफर क्या होता है कि दो अलग अलग चीज़ों के बीच में तुलना की जाती, लेकिन तुलना करने के लिए लाइक या एज जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। द पोएट यूजेस trees metaphorically to represent helplessness of women in patriarchal society। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी यानी कि पितृसत्तात्मक समाज, है ना। तो महिलाओं की जो स्थिति है पितृसत्तात्मक समाज में, इन महिलाओं की बेचारगी, उनकी लाचारगी को दर्शाने के लिए कवि ने वृक्ष का प्रयोग मेटाफर लाक्षणिक रूप से किया है। तो अब आप कहेंगे कि महिलाएं लाचार तो है नहीं, क्योंकि आज आप देखते हैं महिलाएं हर जगह आगे बढ़ रही हैं, हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, हर जगह अपना नाम कमा रही हैं, हर जगह अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर रही हैं। लेकिन ये जो पोएम है ये आज की लिखी नहीं है, ये तब की लिखी है जब महिलाओं को सिर्फ ये था कि वो घर में रहेंगी और घर का काम करेंगी। वो बाहर नहीं निकल सकती थी, वो पढ़ लिख नहीं सकती थी, अपने मन से जी नहीं सकती थी, अपने बारे में निर्णय नहीं ले सकती थी, है ना। लेकिन अब वो महिलाएं ऐसा नहीं चाहती। उस समय की बात कर रहे हैं ना। वो चाहती हैं कि वो घर से बाहर निकलें,
पुरुषों की तरह अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करें, पढ़ें लिखें, अपनी इमेज बनाएं, है ना। और वो उस समय की वो महिलाएं, जबकि ये पोएम है, वो चाहती हैं कि पुरुषों को जो हक उस समय मिले थे, जो राइट मिले थे, वही राइट वो अपने लिए भी वो चाहती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें द स्ट्रगल ऑफ ट्री टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द confinement of man is compared to the women's struggle for the freedom to get for the same to get freedom from man dominated society। तो इस तरह मनुष्य के बंधन से मुक्त होने की पेड़ों के संघर्ष की तुलना पुरुष वर्चस्व समाज में महिलाएं मुक्त होने के लिए जो संघर्ष कर रही हैं उससे की गई है। जिस तरह पेड़ संघर्ष कर रहे हैं घरों के अंदर के कैद से मुक्त होने के लिए, है ना, उसी तरह महिलाएं भी संघर्ष कर रही हैं घर के कैद से मुक्त होने के लिए। पेड़ कैसे मुक्त होना चाह रहे हैं, कैसे कैद है पेड़ कि देखिए, जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है वो जंगल को काट रहा है। जंगल जो पेड़ों के नेचुरल हैबिटेट हैं उसको काट रहा है, वहाँ मकान बना रहा है, खेत बना रहा है, मॉल बना रहा है, फैक्ट्री लगा रहा है ना। और पेड़ तो चाहिए उसको खूबसूरती के लिए, अब पेड़ों को छोटे छोटे गमलों में, छोटे छोटे पॉट में वो घर के अंदर सजा रहा है। तो इस तरह पेड़ घर में क्या होते जा रहे हैं, कैदी होते जा रहे हैं। तो घर में सजावट के लिए कैद किए गए ये जो पेड़ हैं उन्हीं की तुलना उन महिलाओं से की गई है जो इस पुरुष वर्चस्व समाज में जी रही हैं, है ना। तो आप देखिए कि द पोएम इज़ हाईली सिम्बॉलिक। तो इस तरह जो पोएम है बहुत ही ज़्यादा सिम्बॉलिक है, बहुत ही ज़्यादा प्रतीकात्मक है। जहाँ जहाँ पेड़ का यूज़ हुआ है वहाँ वहाँ आप ये लीजिए कि हम उन महिलाओं की बात कर रहे हैं जो इस पुरुष प्रधान समाज में उनके अंडर में रह रही हैं। तो इन दिस वे ट्री सिम्बलाइजेज वुमेन। तो यहाँ अगर हम प्रतीक देखें तो पेड़ महिलाओं के सिंबल में यूज़ हुए हैं। फॉरेस्ट सिम्बलाइजेज फ्रीडम, जंगल आज़ादी का प्रतीक है। लाइकेन सिम्बलाइजेज लेस्बियंस, लाइकेन समलैंगिक यानी कि लेस्बियंस के प्रतीक हैं। यहाँ पर लाइकेन, जहाँ पर फंगस और एल्गी ये दो अलग अलग फ्लोरा जो है, दो वनस्पति एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों ही एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं। Whisper symbolize men's voice which is patriarchal in nature, जबकि फुसफुसाहट पितृसत्तात्मक प्रकृति का प्रतीक है। और किस चीज़ का प्रतीक है? पुरुषों के आवाज़ का। तो ये दो चीज़ रही जो कि पूरे पोएम में है। अब आते हैं हम स्टेंजा वाइज, एक एक को लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा देखें तो इंजैबमेंट का इसमें यूज़ हुआ है। इंजैबमेंट क्या होता है कि पोएम जो है इसकी एक लाइन दूसरे लाइन में, दूसरी तीसरे में, तीसरी चौथी में बिना पंक्चुएशन मार्क के कंटिन्यू रहती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेंजा इज़ ऑफ सिंगल सेंटेंस। पहला स्टेंजा सिंगल सेंटेंस का है विथ ओनली 1 कॉमा एट द एंड ऑफ द फर्स्ट लाइन एंड फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द 7th लाइन। इसमें फर्स्ट लाइन के अंत में एक कॉमा है और सातवां लाइन जो इस स्टेंजा का लास्ट लाइन है उस पर फुल स्टॉप है। नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस यहाँ यूज़ हुआ है वो है एनाफोरा। तो एनाफोरा क्या है कि इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द 2 और मोर देन 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स। जब 2 या 2 से अधिक लगातार आने वाली लाइन्स में किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो, यानी कि वो बार बार आए, तो वहाँ पर एनाफोरा होता है। जैसे कि देखिए, नो इंसेक्ट हाइड
नो सन बरी इट्स फीट। दो लाइन है, दोनों में वर्ड नो को रिपीट किया गया है, तो यहाँ पर एनाफोरा है। नेक्स्ट, पर्सनिफिकेशन, हिंदी में जिसे कहते हैं मानवीकरण। ह्यूमन क्वालिटी इज गिवन टू ए थिंग और एनिमल, मतलब कि ये एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जिसमें किसी एनिमल को या किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटी देकर सजीव रूप में देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, नो सन बरी इट्स फिट इन शैडो। ठीक है, तो नो सन बरी इट्स फिट यानी कि जो सूरज जो है वो अपने पैरों को छाया में छुपा नहीं रहा है। तो पैर यानी क्या, सन के पैर, दैट इज पैर तो सन के होते नहीं, पैर तो लिविंग बीइंग के होते हैं। लिविंग बीइंग्स हैव फिट बाय यूजिंग द वर्ड फिट फॉर द रेज ऑफ सन, द पोएट हैज़ पर्सनिफाइड द सन। तो आप देखिए कि फिट जो होते हैं वो ह्यूमन क्वालिटी है, मनुष्य के होते हैं, है ना, सन के नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर फिट का यूज़ किसके लिए किया गया है, सूरज की किरणों के लिए किया गया है। तो इस तरह फिट का यूज़ सूरज की किरणों के लिए करके सूर्य का पर्सनिफिकेशन किया गया है, यानी कि मानवीकरण किया गया है। नेक्स्ट, इमेजरी, पूरी पोएम इमेजरी है। द होल पोएम क्रिएट्स ए विजुअल इमेज इन द माइंड ऑफ रीडर अबाउट द स्ट्रगल ऑफ ट्रीज। तो इमेजरी देखें तो पेड़ों की आज़ादी के लिए, या ये कह लें कि महिलाओं की आज़ादी के लिए किया जाने वाला जो संघर्ष है, इस पूरी कविता के माध्यम से पढ़ने वाले के सामने सजीव दृश्य उत्पन्न करता है। जैसे कि यहाँ दिया है, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट टूवर्ड्स द फॉरेस्ट। घरों के अंदर के पेड़ जिन्हें हमने सजा के गमले में रखा हुआ है, बाहर जंगल की ओर निकल रहे हैं। अब देखिए, पेड़ घरों से निकल के जंगल की ओर जा रहे हैं। पेड़ जा तो सकते नहीं हैं, ये तो सिर्फ एक कल्पना है। कल्पना में हम पेड़ों को घर से निकल करके जंगल की ओर जाते हुए देखते हैं, और ये एक सजीव दृश्य हमारे सामने क्रिएट करता है। तो ये किस टाइप की इमेजरी है, शोज काइनेस्टिक एनर्जी, ए टाइप ऑफ इमेजरी दैट डिस्क्राइब द एक्शन एंड द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये काइनेस्टिक इमेजरी दर्शाता है। ये वो इमेजरी है जो किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति की क्रिया या गतिशीलता को प्रदर्शित करता है। एक और इमेजरी इस स्टेंजा में है, वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, जहाँ कोई पक्षी नहीं बैठ सकता है। अरे भाई, जंगल में पेड़ ही नहीं है तो पक्षी कहाँ से बैठेंगे। तो ये विजुअल डिस्क्रिप्शन है, शोज विविड डिस्क्रिप्शन टू अपील द सेंसेस ऑफ द रीडर्स टू क्रिएट एन इमेज और आइडिया इन द माइंड। ये विजुअल डिस्क्रिप्शन या दृश्य विवरण है जो आँखों के आगे सजीव इमेज बना करके प्रस्तुत करता है। तो इस तरह विजुअल डिस्क्रिप्शन रीडर के माइंड में एक छवि या विचार बनाने के लिए रीडर के इंद्रियों को अपील करता है और वही दृश्य विवरण के रूप में दिखाता है। रिपीटेशन, वर्ड्स और लाइन्स आर रिपीटेड to emphasize a feeling or idea or to create rhyme। कविता में इस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग कविता में निहित भावना, विचारों को एम्फेसाइज करने के लिए या कविता में रिदम या लय क्रिएट करने के लिए किया जाता है। और ये कैसे किया जाता है, शब्द या लाइनों को रिपीट करके किया जाता है। The forest that was empty, all these repeated in second and sixth line of the first stanza। तो फर्स्ट स्टेंजा के सेकेंड और सिक्स्थ लाइन में ये फ्रेज
दो बार रिपीट हुआ है, द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज, है ना। देखते हैं कैसे है लाइन। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, सेकेंड लाइन। सिक्स्थ लाइन देखें, द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स। तो ये दो बार रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पर रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। सेकेंड स्टेंजा पर आ जाते हैं। सेकेंड स्टेंजा में फिर इंजैबमेंट है और दिस स्टेंजा हैव टू सेंटेंसेस। सेकेंड स्टेंजा दो सेंटेंस में है। फर्स्ट सेंटेंस हैव 3 लाइन्स। पहला जो सेंटेंस है वो 3 लाइन है और तीनों लाइन इंजैबमेंट शो करते हैं, बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के तीनों लाइन एक दूसरे में कंटिन्यू हैं। सेकेंड सेंटेंस है 7 लाइन। दूसरा जो सेंटेंस है वो 7 लाइन्स के हैं। ईच सेंटेंस ऑफ स्टेंजा इज कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क थ्रू आउट द पोएम। तो पूरे पोएम में जो सेंटेंस है, हर स्टेंजा में जो दो सेंटेंस है इसमें, तो बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के अगली लाइन में कंटिन्यू है, इसलिए यहाँ पर इंजैबमेंट है। नेक्स्ट है इसी स्टेंजा में सिमिली। सिमिली क्या होता है? इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। लाइक या एज जैसे शब्दों का प्रयोग करके दो अलग अलग चीज़ों के बीच में तुलना की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डैज्ड मूविंग। तो यहाँ पर लाइक आप देखिए कि वर्ड लाइक का यूज़ हुआ है। जहाँ लाइक या एज का यूज़ हुआ हो कंपैरिजन के लिए, वहाँ सिमिली होता है। द पोएट हैज़ कंपेयर्ड ट्री टू न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट यूजिंग द वर्ड लाइक। तो कवि ने जो बाउज हैं, जो ब्रांचेस हैं, उनको न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की तरह कंपेयर किया। क्यों किया है? न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट जो हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज हुआ है वो वीक फील करता है और घर जाने के लिए काफ़ी ईगर रहता है। इसी तरह पेड़ की शाखाएं जो घर के अंदर कन्फाइंड थीं, बंद थीं, उनको पर्याप्त मात्रा में प्रकाश न मिलने के कारण कमज़ोर हो गई हैं और अब वो अपने नेचुरल हैबिटेट की ओर जाने के लिए काफ़ी ईगर हैं। इसलिए यहाँ पर कवि ने दोनों के बीच में लाइक वर्ड का यूज़ करके कंपैरिजन किया है। नेक्स्ट है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन की ह्यूमन क्वालिटीज़ गिविंग टू ए थिंग और एनिमल। किसी भी किसी भी चीज़ को या एनिमल को ह्यूमन क्वालिटी देना। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल नाइट द रूट वर्क्स। यहाँ पर रूट वर्क कर रहे हैं। परफॉर्मिंग ए वर्क इज़ ए ह्यूमन क्वालिटी। तो रूट वर्क कर रहे हैं, वर्क करना जो है ये ह्यूमन क्वालिटी है और ये ह्यूमन क्वालिटी रूट्स को दी गई है। तो रूट्स जो है वो क्या है? पर्सनिफाई किया गया है। स्मॉल ट्विक्स स्टिफ विथ एक्सर्शन। छोटी छोटी टहनियाँ स्ट्रगल कर करके कड़ी हो गई हैं। स्टिफनेस एंड एक्सर्शन आर द ह्यूमन क्वालिटीज़, सो स्मॉल ट्विक्स आर पर्सनिफाइड हियर। तो कठोरता और परिश्रम मानवीय गुण हैं। संघर्ष कर रही हैं छोटी टहनियाँ, इनकी मानवीय गुण उसमें उसको दिया गया है, इसलिए स्मॉल ट्विंग्स का यहाँ पर पर्सनिफिकेशन किया गया है, मानवीकरण किया गया है, उसे ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई हैं। सेकेंड स्टेंजा में इमेजरी जो है, द वोल पोएम क्रिएट्स ए विजुअल इमेज इन द माइंड ऑफ रीडर अबाउट द स्ट्रगल ऑफ ट्रीज। तो पूरी की पूरी जो पोएम है ये एक विजुअल इमेज क्रिएट करती है पढ़ने वाले के माइंड में। जैसे लिखा है स्मॉल ट्विग स्टिफ विथ एक्सर्शन। बहुत मेहनत कर रही हैं, पूरा जोर लगा रही हैं छोटी छोटी शाखाएं अपने आप को संघर्ष करके मुक्त होने के लिए।
थर्ड स्टेंजा में एंजॉयमेंट देखते हैं। दिस स्टेंजा इज मेड अप ऑफ 3 सेंटेंसेस। ये 3 सेंटेंस से बना हुआ है। ईच सेंटेंस इज कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क थ्रू आउट द पोएम। और पूरे पोएम में हर सेंटेंस जो है एक से दूसरे लाइन में बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के कंटिन्यू है। हियर वी फाउंड द पर्सनल ट्रू वॉइस ऑफ द पोएटेस। तो ये सिंगल एक ऐसा स्टेंजा है जहाँ पोएटेस अपनी निजी फीलिंग को शेयर कर रही हैं। शोज पर्सनल ट्रू वॉइस। नेक्स्ट है एलिटरेशन थर्ड स्टेंजा में। व्हाट इज एलिटरेशन? इट इज द रिपीटेशन ऑफ ए लेटर एट द बिगनिंग ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड। पास पास आए शब्दों में जो शुरू के लेटर्स होते हैं वो रिपीट होते हैं। जैसे लॉन्ग लेटर्स, ल साउंड रिपीट हो रहा है। फॉरेस्ट फ्रॉम फर्स्ट साउंड रिपीट हो रहा है। स्काई स्टिल एस साउंड रिपीट हो रहा है। लीव्स एंड लाइकेन ला साउंड रिपीट हो रहा है। सो एलिटरेशन इज हियर। नेक्स्ट है इमेजरी थर्ड स्टेंजा में। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज क्रिएट्स विजुअल इमेज इन द माइंड ऑफ रीडर। नाइट इज फ्रेश, द वोल मून शाइन्स। विजुअल सेंस। तो क्या होता है इमेजरी? शब्दों के माध्यम से रीडर के माइंड में इमेज क्रिएट करना, है ना। नाइट इज़ फ्रेश, द होल मून शाइन्स। जब हम इस लाइन को पढ़ते हैं तो आँखों के सामने खुले आकाश में चमकते हुए पूरे चांद का दृश्य हमारे सामने सजीव हो जाता है। ये एक विजुअल इफेक्ट यानी कि दृश्य इफेक्ट पैदा करता है। नेक्स्ट है इसी स्टेंजा में द स्मेल ऑफ द लाइकेन लीव्स एंड लाइकेंस। ये ऑल्फैक्टरी सेंस यानी कि सूंघने का जो सेंस है वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है। गंध बोध जिसे कहते हैं, गंध बोध की इमेजरी यूज़ की है। कैसे? जैसे कि आप कल्पना करिए कि आप एक दुकान पे खड़े हैं, समोसे तले जा रहे हैं और जैसे ही आप ये कल्पना करते हैं तो समोसे की भीनी भीनी खुशबू आपके नाक में अपने आप आने लगती है ना। तो सेम वैसे ही द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन। लीव्स एंड लाइकेन की जो स्मेल, जब इसकी बात की जाती है तो आपको भी एक अजीब सी लीजी सी गंध का अनुभव होता है। एंड दिस इज़ द olfactory sense used in imagery. थर्ड स्टेंजा में जो सिमिली यूज हुआ है, इट इज़ यूज टू कंपेयर टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। लाइक या एज का प्रयोग करके दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। स्टिल रीचेज लाइक a voice into the room। आवाज़ जो है स्टिल रीचेज लाइक वॉइस, है ना। उनकी जो विचार हैं वो आवाज़ की तरह, जो लाइकेन और लीव्स की जो गंध है ये आवाज़ की तरह कमरों में भर रहे हैं। की तरह, है ना। यहाँ पर लाइक का यूज़ किया गया है, की तरह यानी कि यहाँ पर सिमिली का यूज़ हुआ है। फोर्थ स्टेंजा में देखते हैं सिमिली का यूज़ कैसे हुआ है। इट इज़ यूज टू कंपेयर टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, है ना। इसी तरह बता दिया गया है कि दो अलग अलग चीज़ों के बीच में तुलना लाइक या एज से होता है। जैसे कि द मून इज़ ब्रोकन लाइक मिरर। तो चांद टूटे हुए कांच की तरह दिख रहा है। तो यहाँ पर कवि ने चांद की तुलना टूटे हुए कांच के टुकड़े से की है। द पोएट हैज़ कंपेयर्ड द मून टू ए ब्रोकन मिरर यूजिंग द वर्ड लाइक। नेक्स्ट है इमेजरी। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज क्रिएट्स विजुअल इमेज इन द माइंड ऑफ रीडर। ठीक है। शब्दों के माध्यम से रीडर के माइंड में इमेज क्रिएट करना। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर।
तो मस्तिष्क में उमड़ते घुमड़ते विचारों की आवाज़। लिसन, द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, है ना, ये सब इमेजरी चल रहा है ना। कांच के टूटने की आवाज़, ठीक है। तो श्रव्य बोध है जो सुनने का बोध उत्पन्न करता है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, पेड़ लड़खड़ाते हुए, ठोकर खाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और ये दृश्य भी हमारे आँखों के सामने सजीव होता है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, चांद के टुकड़े मुकुट की तरह सबसे ऊंचे ओक के पेड़ पर चमक रहे हैं। बहुत ही सजीव दृश्य आँखों के सामने आता है। पर्सनिफिकेशन, फोर्थ स्टेंजा में, इट इज़ द यूज़ ऑफ ह्यूमन क्वालिटी गिवन टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो एज़ यूजुअल कि मानवीय गुण नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और एनिमल को दिया जाता है। कि यहाँ पर एग्जाम्पल जो इस स्टेंजा में है, फोर्थ स्टेंजा में, विंड रश टू मीट देम, जो घर के अंदर पेड़ थे आज़ाद होकर जब दरवाजे से बाहर अपने जंगल की ओर बढ़ रहे हैं, तो हवा दौड़ करके उनका वेलकम करती है ना। दौड़ने का गुण ह्यूमन क्वालिटी है, यहाँ हवा दौड़ रही है, तो यहाँ विंड को पर्सनिफाई किया गया है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, पेड़ कमजोरी के कारण, पर्याप्त घर के अंदर पर्याप्त प्रकाश न मिलने के कारण कमज़ोर हो गए हैं और लड़खड़ाते हुए, एक दूसरे से टकराते हुए, ठोकर खाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह स्टम्बलिंग यानी लड़खड़ाते हुए, ठोकर खाते हुए आगे बढ़ना मानवीय गुण है जो पेड़ों को दिया गया है। इस तरह से पेड़ों को यहाँ पर पर्सनिफाई किया गया है। सो स्टूडेंट्स, this is all about the poetic devices of the poem The Trees. Thank you. Thanks for watching the video.